कैसे सारे आ चुके हैं एक और वीडियो के अंदर आपके प्यारे चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला एक वीडियो के ऊपर, बिल्कुल विद फुल एनर्जी एंड साथ में जो है विद न्यू लुक। ठीक है, तो भैया ये वीडियो जो है किस किस के लिए है और इस वीडियो में आप क्या क्या करवाने वाले हो। तो यार ये अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपके लिए है। ठीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं तो फिर भी आपके लिए है ये वीडियो। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी थ्योरी वगैरह बताई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली सारे डिस्कस हुए हैं और उनके आंसर डिस्कस हुए हैं। आखिरी में न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको न्यूमेरिकल्स देखने वो आखिरी में जा सकता है। जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में देखने हैं और साथ में सब कुछ देखना है वो पूरी वीडियो देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो है यूनिट 3 के अंदर से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स से। और ये बता दूं मैं, ये जो टीचर हैं बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। ठीक है, इन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी रैंक 1, यूनिवर्सिटी रैंक 2, यूनिवर्सिटी रैंक 3, यूनिवर्सिटी रैंक 5, यूनिवर्सिटी रैंक 7, यूनिवर्सिटी रैंक 9 सबको मेंटर कर रखा है यार। ठीक है, और IIT धनबाद से इन्होंने एमटेक करी है, तो बिल्कुल आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट्स चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है ही है, वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स भी आपके, PYQs भी आपके। ठीक है, और साथ में अभी ये यूनिट 3 की वीडियो आई है, इसका यूनिट 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने मोस्ट जो इजी टॉपिक से हम उठाए हैं, यूनिट 3 सबसे आसान है, फिर यूनिट 1 आसान है, उसका फिर यूनिट 2 आएगा। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आने वाले पेपरों के लिए भी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी फैला दो, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, बिल्कुल फ्री में आपके लिए कंटेंट आ रहा है। ठीक है, और लाइक तो कर ही दो ज़रूर से। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो यूनिट 3 से। सबसे पहले इसके अंदर आपका होगा आइडियल ट्रांसफार्मर, उसके एंड उसका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, फिर हमारे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, एंड उसके बाद आपके एफिशिएंसी और यूपीएफ और वो वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल्स देखने हैं वो लास्ट में जाकर स्किप करके देख सकता है। नोट्स चाहिए तो बता दिया मैंने, अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके। हाय, मैं श्यामल। चलिए, अभी का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है। वो लेक्चर 2 है मेरा, है ना। उसका जो टॉपिक है नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नो लोड इक्विवेलेंट डायग्राम का एक फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर इसको हम लोग सही से समझ ले तो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर इजीली समझ सकते हैं और उसका फेजर भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है ना, उसको जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं जनरली हम लोग इस तरह से उसको दिखाते हैं, शॉर्ट में इस तरह से उसको दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन इसके इसका इस साइड भी बहुत सारी चीज़ें, इस साइड भी बहुत सारी चीज़ें को हम लोग नहीं दिखाता हूँ। जनरली अगर ट्रांसफार्मर जहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसका इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं दिखाऊंगा तो इक्विवेलेंट सर्किट जब लिखूंगा तो इस तरह से मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मैं डायरेक्टली फोटो ही उठा लिया मैं गैलरी मतलब गूगल से। ठीक है, मैं इसका इस डायग्राम सेम डायग्राम में नीचे भी लिखा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आइडियल ट्रांसफार्मर। इस जगह को आइडियल ट्रांसफार्मर एक्चुअली बोल रहा है। ठीक है, इस जगह तो उसको बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा आइडियल ट्रांसफार्मर का होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर है विथ नो लोड। नो लोड में इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। नो लोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो I2 करंट है वो इक्वल टू 0 है। I2 जो करंट है वो इक्वल टू 0 मतलब ये ओपन सर्किटेड है, और जो सेकेंडरी टर्मिनल जो है वो ओपन सर्किटेड है, उसमें कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो अब हम उस केस में एक्चुअली इजी हो जाती है इसको समझने में, इसलिए नो लोड पे ही हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या क्वांटिटी मैं देख रहा हूँ। ये तो ट्रांसफार्मर है, ये डबल डबल जो लाइन दिख रहा है ये मैकेनिकल कपल्ड दिख रहा है, ये जो है वाइंडिंग दिखा रही है, प्राइमरी वाइंडिंग दिख रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग दिखा रही है। ठीक है, इसमें एक EMF E1 जनरेट हो रही है, इसमें एक EMF E2 जनरेट हो रही है। ये आउटपुट वोल्टेज V2 है, जो लोड वोल्टेज होता है V2 है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, एक ब्रांच कनेक्ट किया गया है जिसमें दो पैरेलली एक रेजिस्टेंस है, एक रिएक्टेंस। इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, फर्स्ट टाइम आपको मिला होगा जितना तक मैं पढ़ाया हूँ। ये रेजिस्टेंस होती है, ये रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस कोई भी कॉइल में रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस एक्चुअली होता है इसको हम लोग ओमेगा एल, मतलब अगर कोई ई रहेगा आपका, इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई मतलब इंडक्टिव रहेगी, अगर कोई इंडक्टिव कॉयल रहेगी, इंडक्टिव कॉयल अगर कोई रहेगी, ठीक है ना, तो उसमें रिएक्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस भी होती है। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसका हम लोग इम्पीडेंस जेड से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं आर नॉट माइनस जे एक्स नॉट, है ना, या फिर प्लस माइनस में देते हैं। अगर वो कैपेसिटर के केस में एक होगा, एक इंडक्टर के केस में होता है, वो जेड में दिखाता है, वो ऐसे सर्किट में आती है, ठीक है। तो चलिए ये आपका इंडक्टिव करंट हो गया, ये रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये आर नॉट है। ये दोनों है क्या, ये दोनों ब्रांच आया कहाँ से, ये दोनों ब्रांच है, मतलब जो कोर है ना आपका ट्रांसफार्मर का, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, मतलब ये ऐसे ट्रांसफार्मर का कोर इस तरह से रहता है ना, ट्रांसफार्मर का कोर इस तरह से रहती है, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है आपका, तो ट्रांसफार्मर का कोर में ये तो वाइंडिंग हो गया है ना, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में यहाँ पे दिखाया नहीं हो, ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में यहाँ पे दिखाया नहीं, यहाँ खाली रेजिस्टेंस में किसका दिखा रहा हूँ, इस कोर का दिखा रहा हूँ, इस कोर का रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर रिएक्टेंस दिखा रहा हूँ, इस कोर का, ओनली कोर का दिखा रहा है, ये जो पार्ट है कोर का पार्ट है, कोर पार्ट है, इसमें जो भी लॉस हो रहा है, ये जो पार्ट है कोर का पार्ट है, इसमें जो भी लॉसेस हो रहा है इसको हम लोग कोर लॉस बोलेंगे या फिर आयरन लॉस बोलेंगे, ठीक है, कोर लॉस बोलेंगे या फिर आयरन लॉस बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आई नॉट करंट दिखा रही है, आई नॉट करंट हम लोग देखिए, चलिए वायर हम लोग एक एक करके डिनोट करो, वायर V1 क्या हुआ, मेरा सप्लाई वोल्टेज हुआ, V1 मेरा सप्लाई वोल्टेज हुआ, ठीक है। आई नॉट नो लोड प्राइमरी करंट है ना, नो लोड प्राइमरी करंट, आई नॉट का हम लोग लिखिए है नो लोड प्राइमरी करंट, ठीक है, लोड में कोई करंट नहीं है, इसलिए नो लोड प्राइमरी करंट को हम लोग आई नॉट को नो लोड प्राइमरी करंट लिखा, ठीक है। आर नोट क्या हो, आर नोट रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर मतलब इसका कोर है, इस कोर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर। एक्स नोट क्या हुआ, रिएक्टेंस ऑफ द कोर, एक्स नोट क्या हुआ, ये जो कोर है उसका रिएक्टेंस है, ठीक है। और आई डब्ल्यू क्या हुआ, आई डब्ल्यू इज कोर लॉस करंट, कोर लॉस करंट है ना, आई डब्ल्यू जो है इसको कोर लॉस करंट बोलते हैं, पासिंग थ्रू किसमें पासिंग होता है, ये पासिंग थ्रू आर नोट में पासिंग हो रहा है, इसलिए इसको कोर लॉस करंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसको कोर लॉस करंट बोलोगे, क्योंकि इस करंट के चलते, इस करंट चलते इस जो रेजिस्टेंस या फिर लॉसेस होता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हो आई डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर नॉट, है ना, इसको कोर लॉस बोलते हैं हम लोग, इसको कोर लॉस बोलते हैं, कोर लॉस या कोर लॉस बोलते हैं ना, इसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं। और ये म्यू जो है, यहाँ पे म्यू जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, म्यू जो है, आई म्यू जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, वो किसके थ्रू पास हो रही है, वो किसके थ्रू पास हो रही है, वो रिएक्टेंस में पास हो रही है, रिएक्टेंस में पास हो रही है, ठीक है। इसलिए आई डब्ल्यू का एक अलग नेचर होगा, आई म्यू का एक अलग नेचर होगा, इसलिए होगा क्योंकि आई डब्ल्यू जो है रेजिस्टिव सर्किट में पास हो रही है, इसलिए इसका अलग एक नेचर होगा। और आई म्यू जो है वो रिएक्टिव सर्किट के साथ पास हो रही है, इसलिए इसका अलग नेचर होगा, ठीक है। चलिए फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट में लिख सकता हूँ, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इससे मैं लिख सकता हूँ V1 इजकल, देखिए ये V1 यहाँ से कनेक्टेड है ना, ये दोनों सर्किट, ये जो दोनों पैरेलल ब्रांच है ना, पैरेलल दोनों ब्रांच पैरेलल है, इस दोनों का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V1 होगा, इक्वल होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल ही है ना, उसके अक्रॉस V1 कनेक्टेड है, तो V1 इजकल हम लोग लिख सकता हूँ, V1 इज आई डब्ल्यू इंटू आर नॉट, ठीक है, इजकल टू आई म्यू इंटू एक्स नॉट, ठीक है, ये V1 मेरा हो गया। और ये अगर भी आई वन क्या हो गया, आई नोट क्या हो गया, आई नोट हो गया मेरा आई डब्ल्यू, देखिए यहाँ पर आई नोट जो है, आई नोट दो भाग में डिवाइड है, आई डब्ल्यू में आई म्यू में, है ना, आई नोट इजिकल टू हो गया आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, ठीक है। अब कोर लॉस में बताया जैसे पहले, कोर लॉस क्या होगा, आई डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर नोट, आई डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर नोट, मतलब इसमें इस रेजिस्टेंस में जो लॉसेस हो रहा है उसको कोर लॉस बोल रहे हैं ना, आई डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर नोट इजिकल टू V1 स्क्वायर इजिकल टू डिवाइड बाई आर नोट, ठीक है, ये कोर लॉस हमारा हो गया। इसको थोड़ा समझ लेंगे ना तो हम वो जो नीचे आइडियल ट्रांसफार्मर उसको इजीली समझ सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, शायद इस बार भी आ सकती है, ठीक है। एंड ये जो है ये आपका सिलेबस में है, हो सकता है कि नो लोड रेजिस्टेंस भी, नो लोड फेजर डायग्राम, नो लोड इक्विवेलेंट डायग्राम भी आपको आ सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फेजर डायग्राम की तरफ मूव करेंगे, फेजर डायग्राम की तरफ मूव करेंगे, सब हम लोग हर एक ब्रांच को देख लिए क्या क्या है चीज़, हर एक ब्रांच को हम लोग देख लिए क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। हर एक ब्रांच का हर एक इक्विपमेंट, हर एक टर्म को देख लिया हम लोग कौन क्या क्या है। अब उसका फेजर डायग्राम पे मैं चलता हूँ। फेजर डायग्राम के लिए फिर से मैं वो सेम जो एक सर्किट है उस सर्किट को मैं सेम यहाँ से ड्रॉ किया, वही वाला सर्किट है, ठीक है। अच्छा चलिए फॉर ए गिवन ट्रांसफार्मर ना, कोई भी ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन ट्रांसफार्मर, उसका जो फाई होता है, फाई को हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं जब हम लोग EMF इक्वेशन ड्राइव किया, उस फाई इजिकल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये गिवन है मान लेते हैं, ठीक है, ये गिवन है। फाई एम का मैं ये वाला इक्वेशन मान लेता हूँ, फाई इजिकल टू मतलब फ्लैक्स जो फ्लैक्स यहाँ पे इस कॉइल में जो फ्लैक्स जनरेट हो गए, इसको इस दो फ्लैक्स में मतलब इस कॉइल में भी जो लिंक हो रही है ना, फ्लैक्स इजिकल टू मैं लिख रहा हूँ तो फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देन E1 एंड
देन E1 इज इक्वल टू E1m साइन ओमेगा t माइनस फाइव बाई टू है ना, E2 इज इक्वल E2m साइन ओमेगा t माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुका है, ये हम लोग जब EMF इक्वेशन निकाले थे तो EMF इक्वेशन इस तरह से निकाला, इस तरह से निकला था, इस तरह से निकला था EMF इक्वेशन है। तो मैं ये मतलब EMF इक्वेशन से मैं ये दो लिखा, E1 एंड E2 का टर्म लिखा है ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए ई वाला टर्म देखिए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब ये जो फाई है ना, ये जो फ्लैक्स है ना, फ्लैक्स है, तो E1 जो है या फिर E2 दोनों सेम है, E1 और E2 दोनों क्या कर रहे हैं, लैग कर रहा है, इसको लैग बोलते हैं। जब यहाँ पे माइनस रहेगा कोई तो उसको लैग बोलता हूँ। लैग और लीड दो टर्म होता है, दो टर्म होता है लैग और लीड है ना। इस तरह से इधर अगर कोई रहेगी तो उसको लैग बोलेंगे, इधर अगर कोई रहेगी तो उसको लीड बोलेंगे। मान लीजिए या फाइव एम है, मान लीजिए चलो फाइव एम को मानता हूँ मैं, मान लीजिएगा फाइव है ना, इसको फाइव मानता हूँ है ना। अगर इधर है ई तो इसको लैग ई लैग कर रहा फाइव से, और अगर इधर है तो ई लीड कर रहा फाइव से है ना। और ये जो एंगल होता है ये लैगिंग एंगल होगा, ये लीडिंग एंगल होगा, ये लीडिंग एंगल होगा है ना। तो लैग कर रही है मतलब ये नीचे होगा, मतलब इसका राइट साइड होगा, फाइव का राइट साइड होगा, हमेशा फाइव का राइट साइड होगा हमारा कौन, E1 एंड E2 है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया था बोथ E1 E2 लैग्स बिहाइंड 5 बाई 90 डिग्री। मैं जो फेजर डायग्राम बनाऊंगा इसी को रेफरेंस लेकर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा है ना। तो इसी को रेफरेंस लेकर मैं फेजर डायग्राम बना, तो यहाँ से मेरे को पता चला, ये जो माइनस यहाँ से मेरे को पता चला कि जो E1 एंड E2 है दोनों लैग कर रही है कितना 90 डिग्री से, किसके साथ, किससे लैग कर रही है, फाइव से, जो फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे लैग कर रही है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं फेजर डायग्राम में पढ़ एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। चलिए फेजर डायग्राम लेता हूँ मैं, फेजर डायग्राम में बनाता हूँ, फेजर डायग्राम बनाता हूँ। चलिए सबसे पहले ये जितना भी टर्म है तो मैं सबको वहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में, नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट जितना भी टर्म है सबको फेजर डायग्राम में दिखाऊंगा ना। तो फेजर डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा और एक एक का रिलेशन मैं बता के दिखाऊंगा कि उसको कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए, एक V1 था मेरा फेजर डायग्राम, एक V1 था मेरा, ठीक है, एक जो V1 था वो सप्लाई था मेरा। यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, V1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। V1 मान लेते हैं यहाँ पे है, ये ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए V1 ऊपर डायरेक्शन में, एक 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 ये होता है, रिलेशन होता है V एंड फाइव। मान लीजिए एक कॉयल है ना, यहाँ पे मैं V1 सप्लाई दिया, यहाँ पे मैं V1 सप्लाई दिया मान लेते हैं, ठीक है, V सप्लाई दिया। तो अगर मैं सप्लाई वोल्टेज V देता हूँ तो इस कॉयल अगर प्योरली इंडक्टिव कॉयल है ना, ये अगर प्योरली इंडक्टिव कॉयल है, इसमें अगर फ्लैक्स जनरेट हो रही है, इसमें अगर फ्लैक्स जनरेट हो रही है ना, तो जो फ्लैक्स फाई होगा वो इससे 90 डिग्री लैगिंग होगा, हमेशा 90 डिग्री लैगिंग होगा इन केस ऑफ इंडक्टिव कॉयल। फुल्ली इंडक्टिव कॉयल में अगर मैं वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूँ तो उन केस में मेरा जो फाई जनरेट होगा वो लैगिंग होगा। लैगिंग कितना, 90 डिग्री लैगिंग होगा फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज है ना। तो उस तरह से मैं लिख सकता हूँ, मैं जो फाई होगा मेरा, फाई को मैं इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, टोटल फुल्ली 90 डिग्री पे, फुल्ली 90 डिग्री लैगिंग पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं जो V1 एंड फाई निकल गया, अब चलिए एक एक टर्म क्या क्या है, V1 एंड फाई निकल गया, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है। उसके बाद देखिए E1 एंड E2 है, E1 एंड E2 है। तो E1 एंड E2 हम लोग देखे, E1 एंड E2 हम लोग क्या देखे, E1 एंड E2 क्या देखे कि जो फ्लैक्स है फाई उसका 90 डिग्री लैग है, 90 डिग्री लैग है मतलब उसका राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा, वो राइट साइड में होगा है ना। तो E2 जो हुआ, E2 यहाँ पे हो गया मेरा है ना, ये E1 जो हुआ वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, E2 इक्वल टू E1 इक्वल नहीं है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन जो हो दोनों सेम है ना। यहाँ पे सिंस इट इज़ नो लोड है ना, नो लोड है, जब आउटपुट करंट में जीरो है मतलब नो लोड है, तो भी आउटपुट वोल्टेज इजिकल टू जनरेटर आउटपुट EMF दोनों इक्वल हो जाएगा है ना, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरा E1 इस डायरेक्शन में हो गया, E1 एंड E2 इस डायरेक्शन में हो गया। चलिए ठीक है, दो टर्म हो गया मेरा, दो टर्म हो गया। अब चलिए मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ IW को है, IW ये जो मेरा IW है, ये जो मेरा IW है वो कौन सा सर्किट में ये कर रही है, कौन सा सर्किट में फ्लो हो रही है, रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो हो रहा है, रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो हो रही है ना। इसका मतलब जब वो रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो होती है, जब वो रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो होती है, कोई भी करंट अगर रेजिस्टिव सर्किट फ्लो होती है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस करंट का अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो जीरो
जीरो डिग्री पे मतलब उसी के साथ रहता है, जो वोल्टेज का जिस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होती है, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होती है। वो अगर रेजिस्टिव सर्किट हो तो, है ना, तो देन आई इज द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टिव पाथ, हेंस आई डब्ल्यू इज इन फेज विद V1, है ना, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा I1 जो है, आई डब्ल्यू जो है वो V1 जो है उसी डायरेक्शन में होगा IW, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर IW लिखा हूँ, मैं यहाँ पे IW सेम उसी फिगर में होगा वो, मतलब उसी फेज में होगा IW, सिंस इट इज ए रेजिस्टिव सर्किट के रेजिस्टिव करंट है ये, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट का रेजिस्टिव करंट, है ना। एंड उसके बाद क्या है, आई म्यू इज द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टिव पाथ, है ना, हेंस है ना, हेंस आई म्यू लैग बिहाइंड V1/90 डिग्री, हाँ V1/90 डिग्री, जैसे मैं वहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे जैसे मैं बताया, अगर कोई इंडक्टिव सर्किट है, उसमें अगर मैं वोल्टेज सप्लाई देता हूँ तो उसमें जो EMF या उसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होती है, वो फ्लक्स लैगिंग बिहाइंड 90 डिग्री लैगिंग करती है, 90 डिग्री लैगिंग करती है फ्रॉम द किससे सर्किट V1 सर्किट से, V1 से 90 डिग्री की लैगिंग करती है, ठीक है। और अगर उसी कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है, उसी कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है, वो भी 90 डिग्री लैग करती है, किससे 90 डिग्री लैग करती है, जो उसका इंडक्टिव पार्ट ऑफ इंडक्टिव करंट वो 90 डिग्री लैग करते करते V1 से, एंड इन फेज होता है किसके साथ, वो जो फ्लैक्स उसमें जनरेट होते हैं उसके इनफेज होता है, मतलब आई म्यू का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। आई म्यू मेरे को मिल गए, है ना, आई म्यू मिल गया, है ना। अब आई नॉट देखिए, आई नॉट क्या, फेजर सम ऑफ आई म्यू एंड IW, इसका मतलब जो आई नॉट मेरा होगा इस तरह से होगा, आई नॉट जो मेरा होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ से फेजर सम बोले तो इसको फेजर सम बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे फेजर सम, ये मेरा आई नॉट हो गया, ठीक है, ये मेरा आई नॉट हो गया, ये मेरा फेजर डायग्राम बन गया, नो लोड का ये फेजर डायग्राम मेरा बन गया, ठीक है। नो लोड था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए इजीली बन गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं लिखा हूँ, सिंस E1 इज द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, हेंस अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, है ना, E1 लैग बिहाइंड V1/190 डिग्री, हाँ। अगर मान लीजिए यही वाला सर्किट में लेता हूँ, इसमें अगर करंट फ्लो होती है, अगर सेम करंट के चलते कोई EMF इंट्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग सेल्फ EMF बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। इसका नेचर क्या होता है, ये अपोज करता है वो अपोज करता है, किसको अपोज करता है, जो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, इसलिए ये 180 डिग्री फेजर में अगर देखा ये 180 डिग्री की लैगिंग में होता है, किसका लैगिंग में होता है, V1 का जो वोल्टेज सप्लाई होता है, इसलिए देखिए यहाँ 180 डिग्री भी हो गया ये E1 जो है 180 डिग्री लैगिंग बाई V1 से 180 डिग्री लैगिंग है, ठीक है। ये मेरा फेजर डायग्राम होगा ऑफ नो लोड का, ठीक है। ये आपका सिलेबस पे मैं भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं लेकिन मैं भी आ सकता, तो आपको करना क्या है कि एक सर्किट डायग्राम बना देना है, उसका एक फेजर डायग्राम बना देना, जितना भी टर्म है सबका लिख देना कौन क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब इसी बेसिस पे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर देखते हैं, है ना। तो आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है, कि वो एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक, हर एक चीज़ का एक आइडियल होता है, ठीक, हर एक चीज़ का एक आइडियल, जैसे आइडियल इंसान भी होता है, ठीक है, आइडियल इंसान होता है, ऐसा इंसान होता है जिसका हर एक गुण, उसमें कोई भी दोष नहीं होता, उसमें हर एक गुण अच्छे होते, हर एक गुण आता है, जैसे एज ए गॉड, है ना, गॉड टाइप का वो होती है, आदमी होता है जिसका हर एक गुण अच्छा होता है, लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल नहीं रहता, वो फिजिकली हम लोगों के साथ अवेलेबल नहीं रहते, ऐसा आदमी है ही नहीं जो टोटली अच्छे हो, जो गॉड के समान हो, वैसा आदमी है ही नहीं, है ना। तो आइडियली आदमी है ही नहीं प्रेजेंट एक्चुअली, तो इसलिए आइडियल कोई भी चीज़ जनरली प्रेजेंट नहीं हो तो इमेजनरी होता है ना। उसी तरह से जो ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर इज ए इमेजनरी ट्रांसफार्मर, वो एक इमेजनरी ट्रांसफार्मर, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं रहती है ना, लेकिन हम लोग को पढ़ना रहता है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक इमेजनरी ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका कुछ उसका बहुत सारा कंडीशन होता है, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है ना, दैट डज नॉट हैव एनी लॉसेस, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होती, उसमें कोई लॉसेस नहीं होता है ना, मीन्स नो कॉपर लॉस, नो कोर लॉस, नो कॉपर लॉस, नो एनी अदर लॉस इन द ट्रांसफर, कोई भी लॉसेस नहीं होता। उसका इफिशियंसी जो होता है, मतलब इफिशियंसी बोले तो मैं आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, वो क्या होता है कि 100% होता है, 100% बोले तो जो इनपुट में सप्लाई दिया सेम आउटपुट मेरा निकल गया, जो मैं इनपुट सप्लाई दिया सेम मेरा आउटपुट निकल गया, मतलब कोई भी लॉसेस इंटरनली ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी लॉसेस नहीं हुआ है ना। ये
आइडियल ट्रांसफार्मर का एक गुण होता है ना, 100% उसका एफिशिएंसी 100% होता है। सिंस नो लॉसेस द आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, इक्वल टू इनपुट पावर, है ना, कोई भी लॉसेस नहीं, मतलब जैसे मैं यहाँ पर बताया है ना, ठीक है। इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, है ना, ये आइडियल ट्रांसफार्मर तो उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होगा, है ना। द कोर हैज इनफिनाइट परमेबिलिटी सो दैट मिनिमम एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू स्टेबिलिटी द फ्लक्स इन द कोर, एंड उसमें इनफिनाइट परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी बोले तो वो एक मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर जिस मेटल में जितना भी परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक मेटल में जितना भी परमेबिलिटी होती है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा फ्लो करती है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा सेचुरेट होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होती, है ना। तो परमेबिलिटी जो होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, मतलब म्यू से डिनोट करती है, वो इन्फिनाइट है, वो इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें मैग्नेटिक लॉस थोड़ी सी भी नहीं हो रही, जो भी फ्लक्स जनरेट हो रही है टोटली यूज हो रही, कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है ना। इट्स लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडेक्स आर जीरो, इंडक्टेंस आर जीरो, मैं बताया, मतलब वो जो एक्स नॉट हुआ वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। आर नॉट भी इसका जीरो हो जाएगा, सिंस देयर हैव नो कोर लॉस एंड नो कॉपर लॉस, ठीक है, नो कोर लॉस एंड नो कॉपर लॉस, ठीक है। तो देखिए ये वाला डायग्राम में आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में बनाया है। वो जो मेरा ट्रांसफार्मर था, मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था, उसमें देखिए क्या था, उसमें इस साइड ब्रांच में क्या क्या था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो जो आइडियल प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर था, उसमें मेरा एक कोर लॉस एक कंपाउंड था, इसको मैं कोर लॉस बोला था, कोर लॉस एक कंपाउंड था। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर केस में कोर लॉस नहीं रहेगी, कि नो रिएक्टेंस रहेगी, कोई भी रिएक्शन लीकेज रिएक्शन रहेगी नहीं, क्योंकि वो आइडियल है। तो ये वाला टर्म मेरा हट जाता, तो बचा क्या, खाली ये सिंपल सा टर्म बचा, ये वाला सिंपल सा टर्म, तो मैं वहीं पे लिखा। ये हुआ अब हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको उसका प्रॉपर्टीज लिख देनी है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और ये वाला आपको डायग्राम लिख देना है, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। ये वाला इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, उसका एक फेजर डायग्राम में बनाना पड़ता है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा वो ना। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना, वी कैन राइट फॉर ए आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या लिख सकता हूँ, सिंस देयर हैव नो लॉसेस इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, मतलब V1 इज इक्वल टू E1 एंड V2 इज इक्वल टू E2 होगा ना। देयर हैव नो लॉसेस एंड आल्सो kV इनपुट इज इक्वल टू kV आउटपुट, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, वो तो होगा ही आइडियल ट्रांसफार्मर है ना। नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो हम लोग वहाँ पे फेजर डायग्राम देखा कि इसका नो लोड का फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का देखिए, यहाँ पर हम लोग नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का देखूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, उसमें क्या है, जो आई नॉट था, आई नॉट इज इक्वल टू आई म्यू हो गया डायरेक्टली, है ना, उसका रजिस्टिव पार्ट जो है, रजिस्टिव पार्ट जो है वो जीरो हो गया यहाँ पे, मतलब उसका कोर लॉसेस वाला जीरो हो गया, है ना। और जो आई म्यू है वो तो मतलब फ्लैक्स उसमें प्रोड्यूस होगा, तो उसका तो मैग्नेटाइज करंट रहेगी, मैग्नेटाइज करंट रहेगी, वो फेज रहेगा इन द, किसका फेज रहेगी, किसके साथ फेज रहेगी ना, जो फ्लैक्स उसमें इंट्रोड्यूस हो, है ना। तो ये हो आपका फेजर डायग्राम ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर, ये फेजर डायग्राम ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। यही था हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर, इतना छोटा सा चीज़ था, है ना। उसमें ये सब प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टी में लिख दिया हो ना। और अब कुछ प्रॉपर्टी अगर आप दूसरा कुछ बुक से रेफरेंस या फिर गूगल से रेफरेंस करके आप बना सकते हैं, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम सीओ दिखाएगा और उसका फेजर डायग्राम ये दिखाएगा। ये हमें ये आता है, आपको बहुत बार आ चुका है, उसका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस तरह से, 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था, डिस्कस इन राइफ ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये वाला तो इस केस में इसको लिख देना आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ था आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, इस तरह से क्वेश्चन आता है आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना। और एक क्वेश्चन आपका नीचे देखते हैं आया हुआ है, हाँ इसमें देखिए कहाँ है, इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर है क्या, टाइप ऑफ मूविंग, हाँ देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए दोनों में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में दिखा दिया, वो जो पहले नो लोड दिखाया है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था, ये आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर सब चीज़ लोडेड है, सब चीज़ लॉसेज जितना है सब नेग्लिजिबल होती है एंड आइडियली होती है, सब नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देना आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप बना के लिख दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका आइडियल ट्रांसफार्मर था जो प्रीवियस ईयर में आ चुका था, ठीक है। चलिए आइडियल ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं इफिशियंसी की तरफ, है ना। इफिशियंसी की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं सॉरी, लॉसेस है क्या यहाँ पे, हाँ सॉरी, लॉसेस के ऊपर हम लोग चलते हैं, लॉसेस उसके बाद हम लोग इफिशियंसी देखेंगे, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर हम लोग कुछ लॉस देखे उसमें,
हम लोग जो सर्किट उसमें देखे थे उसमें एक लॉस मेरे को मिल गया था। क्या लॉस था यहाँ पे, जो इस तरह से डायग्राम में था, उसको कोर लॉस बोले थे, है ना, कोर लॉस बोले थे। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में बहुत सारा लॉसेस रहता है ना, ट्रांसफार्मर में बहुत सारा लॉसेस रहता है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन सा क्या क्या लॉसेस होता है, कौन किस कारण से आती है, किस कारण से लॉसेस होती है, ठीक है। तो देखिए लॉस ए में एक डायग्राम मेरे को मिले गूगल में, मैं इसको उठा लिया हूँ, है ना, ये एक डायग्राम मेरे को मिले, उठा लिया। लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसके चार कैटेगरी के लॉसेस होते हैं। एक कॉपर लॉस और ओरिन लॉस और ओमिक लॉस, और कॉपर लॉस और ओमिक लॉस इसको बोलते हैं ना। एक होता है आपका आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है। एक होता है स्टे लॉस, है ना, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। एक डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक है, इसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा क्या होता है, ठीक। अब देखो आयरन लॉस जो हो गया, कोर लॉस जो हो गया, जो कोर होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, उसमें जो कोर लॉस होते हैं उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। कोर लॉस जो होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस एक होता है, एक एडी करंट लॉस होता है। एक हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, एक एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। तो ये जो एडी करंट लॉसेस होता है क्यों होता है, कई के लिए देखिए कोई भी मेटल जो है ना, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल में अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लास्क उसमें मैग्नेटिक फ्लास्क अगर उसमें घूमने लगेगी, या फिर मैग्नेटिक फ्लास्क अंडर आएगी कोई भी मेटल, है ना, और कोई भी मेटल, तो उसमें क्या होगा कि उसका मेटल में उसका जो पार्टिकल्स है, उसमें उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, मेटल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल और कंडक्टर होता है ना, उसमें ईएमएफ जो फ्लैक्स होता है वो फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स के थ्रू, मतलब फ्लैक्स कट करती है, उससे क्या होता है एक छोटा सा करंट जनरेट होता है, छोटा सा करंट जनरेट होता है। वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो फ्लैक्स को अपोज करती है, वो फ्लैक्स को अपोज करती है और हीट बना देती है, वो जो मेटल को हीट कर देती है और उसमें लॉस हो जाता है, उसमें लॉस होता है, उसको एडी करंट लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड करते हैं, लेकिन तो फिर भी लॉस हटता नहीं, कुछ ना कुछ परसेंटेज इसका रहता है। इसको लेमिनेटेड कर देते हैं ताकि कंडक्टर जो है उसको इंसुलेटेड टाइप का हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसमें कोई भी किसी तरह से एडी करंट ना हो। लेकिन उसमें एडी करंट होता ही है, उसको एक्चुअली मिनिमाइज नहीं कर सकते। आइडियल ट्रांसफार्मर में ओनली मिनिमाइज होती है, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में उसको मिनिमाइज नहीं करता। तो एडी करंट लॉस हुआ कि जो फ्लक्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, वो जो कोर में, जो कोर तक मेटल का जो कोर में आयरन या हुआ प्रोड्यूस्ड हुआ, करंट प्रोड्यूस, तो उससे वो हीट जनरेट हुआ, उससे ही हीट जनरेट होती है, वो हीटेड हो जाती है मेटल, है ना, उसको हम लोग एडी करंट लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है ना, कि जैसे करंट हम लोग सप्लाई दिए कोई एक कॉइल पे हम लोग करंट सप्लाई दिए, तो ये अपना फ्लक्स जनरेट करने लगेगी, फ्लक्स जनरेट करने लगती है ना। लेकिन ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉसेस इस फ्लक्स को कम करने के लिए दूसरा ब्रांच में भी एक फ्लक्स जनरेट होता है, जो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर के होते हैं, जो फ्लक्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसको रोकती है, फिर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं, उसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ पे आती है, जहाँ पे फ्लक्स जनरेट होती है, मैग्नेटाइजिंग होती है, उस जगह पे हिस्टेरेसिस लॉसेस आता है, जिसके तहत क्या होती है कि जो मैग्नेटाइजिंग होता है, जो फ्लक्स का इंक्रीजिंग होती है, उसको इफेक्ट करके उसको डिक्रीजिंग करती है, उसको उसका इंक्रीजिंग का जो रेट है उसको घटा देती है, ठीक है, वो हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लॉसेस सब देखूंगा, ठीक है। तो देखिए द फ्लोइंग पावर लॉसेस मे बी ओकर इन ए ट्रांसफार्मर। फ्लोइंग पावर लॉस, एक हमारा आयरन लॉस होता है, एक आयरन लॉस और कोर लॉस होता है। आयरन लॉस और कोर लॉस किस में होगा, आयरन लॉस एंड कोर लॉस किस में होगा, कि जो कोर है कोर में होता है, ये मेरा कोर में होता है, ठीक है। ये कोर हुआ, ये वाइंडिंग हुआ मेरा, ठीक है। तो कोर में मेरा आयरन लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस होता है, इसमें आयरन लॉस होता है, पीआई बोलते हैं इसको, इसमें आयरन लॉसेस होता है कोर में, ठीक है। तो आयरन लॉसेस होता है कोर में। तो आयरन लॉसेस का दो भाग है ना। देखिए आयरन लॉसेस ओकर इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन इट थ्रू इट, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें फ्लो हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ना फ्लो हो रही है कोर में, ट्रांसफार्मर कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होती है ना, जिसके चलते आयरन लॉस, इसमें लॉसेस एक होता है, उसको हम लोग आयरन लॉस या कोर लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो आयरन लॉस और कोर लॉस दो टाइप का होता है, एक एडी करंट लॉस, इसको हम लोग पीआई से डिनोट करते हैं ना, एक एडी करंट लॉस, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। एडी करंट लॉस क्यों होता है, कि एडी करंट लॉस क्यों होता है, कि फ्लैश जो जनरेट होती है इसमें जो फ्लैश फ्लो होती है उसके चलते एक कारण, छोटा सा एक कारण जनरेट होती है कंडक्ट या कोर के ऊपर, है ना, जो उसको हीटेड कर देती है, उसको एडी करंट लॉसेस, हीट एनर्जी में वो डिसिपेटेड होता है, इसलिए उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। और एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, वो क्या होता है, जो फ्लैक्स जो यहाँ पे बनती है, फ्लैक्स बनने में जो मैग्नेटाइजिंग होता है, मतलब जो फ्लैक्स का
फ्लक्स का रेट ऑफ जो इंक्रीजिंग होगा उसको डिक्रीज करने का कोशिश करता है ना, वो डिक्रीज करने का कोशिश करता है कोई एक लॉस, उसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग पी एच से डिनोट करेंगे, है ना। तो पी आई इजिकल टू मेरा हो जाएगा पीई प्लस पी एच, मतलब पी आई होगा कोर लॉस, टोटल कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इजिकल टू होगा पीई मतलब एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। देखिए एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉसेस का ये हमारा फॉर्मूला एक होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पी इजिकल टू के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, है ना। के ई इजिकल टू एक कांस्टेंट होगा, ये एक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी होगा, बी एम क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। और के एच पी एच मतलब पावर लॉस हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो गया, के एच एफ बी एक्स बाई एम, है ना। तो ये के जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, वी मैक्स हो गया, वी मैक्स क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी हो गया, 101 कोफिशिएंट होता है, 101 कोफिशिएंट होती है, ठीक है। तो टोटल पावर लॉस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल आयरन लॉस, है ना, हम या टोटल कोर लॉस हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स, टोटल पावर लॉस, टोटल आयरन लॉस, है ना, और टोटल कोर लॉस, ठीक है, एडी करंट के रूप में एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए ये मेरा आयरन लॉस एंड कोर लॉस था, ठीक है। अब आ गया मेरा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस मेरे जो वाइंडिंग रहती है ना, जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो रहती है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग रहता है, देखिए कोर लॉस कहाँ पे हुआ, कोर लॉस हुआ कोर पे, या कोर लॉस या आयरन लॉस वो कहाँ पे हो, कोर पे हुआ, है ना। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है जिसके चलते वहाँ पर लॉसेस होता है, उसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं ना। द पावर लॉस इन ट्रांसफर ओकर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिकॉज देयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कॉपर लॉस और आयरन लॉस, कॉपर लॉस और ओमिक लॉस बोलता है, इसको पीसी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉपर लॉस इजिकल क्या होगा, प्राइमरी लॉस कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग प्लस कॉपर लॉस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, इजिकल टू P1 आई स्क्वायर इंटू आर वन प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2, ये पीसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पीसी का फॉर्मूला कॉपर लॉस का, है कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये कॉपर लॉस हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रे लॉस। तो स्ट्रे लॉस है क्या, स्ट्रे लॉस ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रे लॉस है क्या, ये जो हमारा कोर है ना, ये जो हमारा कोर है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा रोटेट कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लो कर रही है इसमें, है ना। तो बोल रहा है कि इन प्रैक्टिस ट्रांसफर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स फ्लो ए पाथ, है ना, थ्रू एयर एंड दिस फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स, है ना। देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, हम लोग जैसे यहाँ पे इसको कॉइल को एनर्जाइज किया तो वो फ्लक्स जनरेट किया, तो फ्लक्स क्या हुआ कि वो कोर पे वो फ्लो करने लगे, कोर पे विद इन द कोर पे वो फ्लो करने लगे। लेकिन कुछ जो फ्लक्स है वो एयर में भी फ्लो करने लगती है, एयर में भी फ्लो कर, जैसे क्या होगा कि फ्लक्स का लॉसेस हो गया, इन द टर्म ऑफ लीकेज फ्लक्स, उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, इससे जो लॉसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रे लॉस, बोलेंगे, ठीक है। लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस एडी करंट इन द कंडक्टर और मेटालिक पार्ट्स लाइक इसका सराउंडिंग में जो मेटालिक पार्ट होता है ना, जैसे बाहर में हम लोग देखे थे ना, ये जैसे टैंक हुआ, मतलब एक टैंक हुआ, रिजर्वर कंटेनर हुआ जो बाहर में है ना, उसमें फ्लक्स घूमने लगती है, तो उसके चलते उस जो कंडक्टर होता है उसमें भी करंट कुछ एडी करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग मेटालिक पार्ट पे हो, जिसको हम लोग स्ट्रे लॉस बोलते हैं ना। देज एडी करंट काउज लॉसेस व्हिच इज नोन एज स्ट्रे लॉस है क्या कि ये फ्लक्स जो है, ये कोर में जो फ्लक्स घूम रही तो फ्लो कर रही है, बाहर से कुछ फ्लक्स लीकेज हो रही है, उस फ्लक्स के चलते क्या हो रही है कि बाहर में इसका अदर पार्ट जो होती है ट्रांसफार्मर का, उससे लिंकिंग होगा, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस कर देते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस होकर उसमें हीट जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि लॉसेस कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं, उसके बाद चलिए डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड डायरेक्ट पावर लॉस दैट ऑकर इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ऑयल सॉलिड इंसुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ETC, है ना, नॉन एज डायरेक्ट। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहाँ पे होती है, जो ऑयल हमारा होता है ना, जो हमारा ऑयल होता है,
ऑयल पे होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल पे होती है ना, उसमें हमारा कुछ कुछ लॉसेस होता है जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस बोलते हैं। ये बहुत नेग्लिजिबल होती है। स्टील लॉसेस भी बहुत नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ये इन कंपेरिजन ऑफ एडी करंट लॉसेस, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। कोर लॉस एंड कॉपर लॉस के कंपेरिजन में ये दो लॉसेस बहुत ही कम होती है, लेकिन ये सब लॉसेस इसको पढ़ना हमारा, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा लॉसेस, ये था हमारा लॉसेस। लॉस में हम लोग क्या क्या लॉसेस देखे, एक कोर लॉस देखे जो कोर पे लॉस होता है, उसमें दो लॉसेस देखे, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। एक हमारा क्या देखे, एक कॉपर लॉस देखे है ना, जो वाइंडिंग में होता है, रेजिस्टेंस वाइंडिंग में होता है। एक हम लोग क्या देखे, स्टील लॉसेस देखे। एक हम लोग क्या देखे, स्टील लॉसेस देखे, जो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है कोर में, जो पाथ बना के जो कोर में फ्लो करती है, उसके अलावा भी कुछ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बाहर में एयर में सर्कुलेट करने लगती है। उससे क्या होता है कि उसका ट्रांसफार्मर का जो अदर पार्ट्स है उससे उसका जो कंडक्टर है उसमें वो लिंक होकर उसमें एडी करंट इंट्रोड्यूस करती है, जिससे वो हीट जनरेट हो जाती है। हीट होकर वो हीट एनर्जी में डिसिपेटेड कर देती है आपका एनर्जी को। तो वो एक तरह से लॉसेस होगा, उसको स्टील लॉसेस कहता है। डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होती है कि कभी कभार क्या होता है कि जो इंसुलेटिंग ऑयल वगैरह होती है ना, जो भी इंसुलेटर मटेरियल होता है उसमें कुछ कुछ लॉसेस होता है जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। छोटा सा चीज़ था एकदम, है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, याद आ जाएगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, मैं क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किया हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए दो क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। दो टाइप क्वेश्चन आता है। इंटरप्रेट है द डिफरेंस टाइप ऑफ लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चार टाइप का लॉसेस आपको डिस्क्राइब कर देना है ना। स्टेट द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यही चार टाइप का जो लॉसेस था उसको आपको डिस्क्राइब कर देनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 2 आया था, हो गया ये टॉपिक हमारा। अब हम लोग एफिशिएंसी देखेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, अभी हम लोग सिंगल फेज भी चल रही है ना। इसके बाद हम लोग आएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं ना। जो एफिशिएंसी एन से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी क्या होता है कि कोई भी डिवाइस का एफिशिएंसी क्या होता है, उसका इनपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट पावर, उसका जो इनपुट पावर होता है डिवाइड बाई आउटपुट पावर, उसको एफिशिएंसी कहता है। द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, उसका आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट पावर इज नोन एज इफिशियंसी। मतलब कोई भी, ये मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। इसका इनपुट पावर मेरा पी आई हुआ, ठीक है। इसका आउटपुट पावर मेरा पी ओ हुआ। तो मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी मेरा हो जाएगा पी आई, ये मेरा एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी के डिफिनेशन नहीं होता है ना। देन एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा मेरा, आउटपुट पावर चाहे इनपुट पावर, ओके। चलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या, देखिए आउटपुट पावर को तो मैं आउटपुट पावर लिख सकता हूँ, आउटपुट पावर को मैं आउटपुट पावर लिख सकता हूँ। लेकिन इनपुट पावर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए, तो आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस, ठीक है। देखिए यही ना होगा। मान लीजिए कोई इनपुट में दिया, ये ट्रांसफार्मर में इनपुट दिया, ठीक है। आइडियल का ट्रांसफार्मर के केस में मैं देखता हूँ, यहाँ इनपुट दिया तो मेरे को डायरेक्टली आउटपुट मिल गया। आउटपुट क्या मतलब, इक्वल टू इनपुट मिल गया। ये इसमें लॉसेस कुछ भी नहीं था। अगर इसमें कुछ लॉसेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना भी इनपुट पावर में दिया कुछ लॉसेस में खर्च हुई, बाकी मेरा आउटपुट में निकल गया। इसका मतलब आउटपुट प्लस लॉसेस इजिकल टू इनपुट, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ आउटपुट प्लस लॉसेस इजिकल टू इनपुट, ठीक है। चलिए अब इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर को मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। चलिए इसको मैं आउटपुट पावर को मैं पी नॉट से डिनोट करता हूँ। चलिए आउटपुट पावर को मैं पी नॉट से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पी नॉट हो गया। टोटल पावर लॉस, देखिए वहाँ पर चार टाइप का पावर लॉस हम लोग देखे है ना। एक देखे हम लोग क्या, कोर लॉस देखे, कॉपर लॉस देखे, स्ट्रेट लॉसेस देखे एंड डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो स्ट्रेट लॉसेस एंड डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल से होता है। तो उसको हम लोग जब भी कोई थ्योरी में है उसको जनरली हम लोग उसको शो नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। हम लोग ओनली कोर लॉस एंड आयरन लॉस शो करते हैं ना।
जो एक लॉस मेरा कोर लॉस हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था, वाइंडिंग में हुआ था, वाइंडिंग में हुआ था, जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग वो में हुआ था। एक हुआ था मेरा आयरन लॉस, वो कहाँ पे हुआ था, या पर कोर लॉस कहाँ पे हुआ था, वो ट्रांसफार्मर का कोर में हुआ था, वो ट्रांसफार्मर के कहाँ पे हुआ था, कोर में हुआ था। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो चलिए इसको औरों में आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूँ, इसको आगे बढ़ा के लिखता हूँ मैं। देखिए मैं इसका जो आउटपुट पावर है, आउटपुट जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि V2 होता है मतलब आउटपुट वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, है ना, सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी करंट इंटू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू। कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा टू क्या हुआ, कॉस थीटा टू क्या हुआ, मेरा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग का मेरा पावर फैक्टर हुआ कॉस टू। ठीक है, कॉस टू मेरा क्या हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग का मेरा पावर फैक्टर हुआ। ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो ऊपर में लिख दिया सेम पावर, नीचे लिख सकता हूँ V2I2 कॉस थीटा टू, है ना, प्लस पीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर टू इंटू आर। आर को देखिए सेकेंडरी जो आर होता है उसको मैं E2 से लिखूंगा, है ना, प्लस PI। ठीक है, तो ये जो E12 हुआ ना, ये जो E12 हुआ मेरा, मैं इक्वेशन 1 दे दूँगा, यही हुआ मेरा एफिशिएंसी, ये मेरा हुआ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको इक्वेशन 1 दे दूँगा मैं, ठीक है। ये एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर मेरा हुआ, ठीक है। ये एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर हुआ। मैं इसी से न्यूमेरिकल सब बनाऊंगा, आगे में मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है, इसी से सब बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा टू तो मैंने लिख दिया, पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। और RE2 क्या है, देखिए वायर RE2 है ना। RE2 क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग रिफर्स टू प्राइमरी, रिफर्स एक टर्म आता है, रिफर्स टू प्राइमरी, एक टर्म आता है, ठीक है, एक टर्म आता है RE2, एक रिफर्स बोल के एक टर्म आता है, रिफर्स टू प्राइमरी या रिफर्स टू सेकेंडरी होगा, मतलब सेकेंडरी को मैं देख के मैं प्राइमरी का जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ उसको E2 बोल रहे हैं। ये वाला एक्चुअली सिलेबस में आप लोगों का है नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं किया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैं, वो आपका सिलेबस है नहीं, इसलिए इसको मैं डिस्क्राइब नहीं किया हूँ। तो ये RE2 वहाँ से आया है ना, जिसको RE2 हम लोग लिखेगा, हमेशा हम लोग RE2 होगा। ये रिफर्स रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। एक तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, एक तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में लेके हम लोग हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल आया हुआ था आपका क्वेश्चन में एक बार, और दो न्यूमेरिकल में बनाऊंगा भी इसी को लेके, ठीक है। तो चलिए ये इसका फॉर्मूला था, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्या है, V2I2 cos थीटा टू, V2I2 cos थीटा टू प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI होगा कॉपर आयरन लॉस, और ये टर्म हो गया हमारा कॉपर लॉस, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हम इसके बाद क्या देखते हैं, थोड़ा मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी देख लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा इफिशिएंसी, है ना, और इफिशिएंसी मेरा मैक्सिमम भी हो सकती है। एक टर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक टर्म में लिख लेता हूँ, सिंस एक क्वेश्चन में आता है सिंस, है ना, सिंस क्वेश्चन में भी आ सकता है, ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, थस तो क्या होगा, द इफिशिएंसी is almost 90%, 99%, सॉरी, ऑलमोस्ट 99%। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जैसे मशीन्स वगैरह में रोटेटिंग पार्ट होता है, तो उन लोगों का जो एफिशिएंसी होता है ना, आउटपुट बाय इनपुट, वो बहुत ही कम होता है। इनपुट पावर अगर मान लीजिए उसमें 100 देता है तो आउटपुट पावर उसको 70, 60, 80 ऐसे निकलती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर 100 देता हूँ, 100 kVA देता हूँ, तो उसका आउटपुट पावर, इनपुट पावर, अगर आउटपुट 100 देता हूँ इनपुट, तो आउटपुट पावर उसका 99% अप्रोक्सीमेटली आ सकती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ सकती है। क्योंकि लिए रोटेटिंग पार्ट कुछ है नहीं, इसलिए रोटेटिंग लॉस कुछ भी नहीं है, ओनली जो लॉस उसका कोड लॉसेस है आई मीटर लॉसेस है।
और उसका कोर लॉसेस है और जो कॉपर लॉसेस जो है मतलब जो उसका वाइंडिंग लॉसेस है यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई ट्रांसफार्मर हैज ए गुड एफिशिएंसी इन कंपैरिजन ऑफ द रोटेटिंग मशीन्स, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रोटेटिंग मशीन्स में ज़्यादा एफिशिएंसी कम होती है बट ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होती है, क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एक कंडीशन होती है कि उसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता इसलिए ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये कभी कभार शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक, तो चलिए आप कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी हम देखेंगे। एफिशिएंसी हम लोग देख लेंगे, उसका एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, उसका क्या कंडीशन है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी भी तो होगा एफिशिएंसी, तो उसका कंडीशन क्या का होगा चलिए हम लोग देखता हूँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी के क्या क्या कंडीशन होगा वो मैं देखता हूँ। सिंस चलिए मैं सबसे पहले एन ले लेता हूँ। एन क्या देखे थे हम, एफिशिएंसी रिजल्ट क्या देखे थे हम लोग, V2 I2 cos θ2। हाँ, मैं यहाँ पे क्या देखा था, V2 I2 प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI, यही ना मैं देखे थे, ठीक है, यही मैं देखे थे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर एन मैक्सिमम, मतलब ये जो ये सॉरी जो हमारा efficiency for maximum efficiency the denominator term of the above equation should minimum है ना होगा। मान लीजिए ई मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला टर्म जो है नीचे वाला टर्म उन कम हो। जब ये वाला कम होगा तो ये ज़्यादा होने लगेगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा होने लगेगा। ये मैक्सिमम कौन सा कंडीशन होगा, जो ये वाला टर्म मेरा कम होगा ना। चलिए अब हम लोग नीचे वाला जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको मैं कम करूँगा, कौन सा कंडीशन में वो मिनिमम होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव का, है ना, था, है ना। हेंस हम लोग लिख सकता हूँ फॉर हेंस वी कैन हम लोग लिख सकता हूँ फॉर मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर टर्म मैं लिख सकता हूँ I2 के साथ मैं इसको कर रहा हूँ, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए इसको जो है ना, इसको मैं वो थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। देखिए इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई करता हूँ, V2 cos θ2 डिवाइड बाई, मतलब I2 से मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे I2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो V2 cos θ2 प्लस I2 RE2 प्लस PI डिवाइड बाई I2, ठीक है। मैं इस तरह से उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसी को मैं लिखूँगी यहाँ पर, V2 डिनोमिनेटर पार्ट को मैं लिख रहा हूँ प्लस I2 RE2 प्लस PI डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं ड्राइव करूँगा, है ना, इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा कौन किसका रिस्पेक्ट, I2 का रिस्पेक्ट। तो ये जब मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इंग्लिश में I2 टर्म है नहीं। प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब RE2 हो जाएगा, ओनली बचेगा। इसमें क्या होगा, देखिए माइनस में आ जाएगा, PI ऊपर में रह जाएगा या I2 स्क्वायर हो जाएगा, मेरा स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि PI डिवाइड बाई R स्क्वायर 2 इज इक्वल टू RE2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ PI इज इक्वल टू I स्क्वायर 2 इंटू RE2। हाँ, तो ये RE2 है क्या, कि कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू PC, है ना। है इसका मतलब मैं क्या देखा कि आयरन लॉस
इज इक्वल टू सॉरी कोर लॉस, आयरन लॉस और कोर लॉस, आयरन लॉस और कोर लॉस में क्या देखा, आयरन लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस, कोर लॉस आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। आई स्क्वायर जो होता है आई स्क्वायर इंटू R2 जो है वो कॉपर लॉस है, इज इक्वल टू कॉपर लॉस, ठीक है। ये हुआ हमारा कंडीशन, ये हुआ हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, है ना। ये हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। सिंस देखिए ये हमारा वेरिएबल होती है, ये हमारा वेरिएबल होता है, कॉपर हमारा वेरिएबल होता है, लेकिन आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट होती है। इसका मतलब जो आयरन जो कॉपर लॉस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए आयरन लॉस का, तभी हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, थस तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थस फॉर मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी आयरन लॉस एक वेरिएबल कॉपर लॉस, वेरिएबल कॉपर लॉस वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल कॉपर लॉस शुड इक्वल टू कांस्टेंट आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, शुड इक्वल टू कांस्टेंट आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस ये हमारा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये हमारा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हो गया, है ना। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ड्राइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, है। तो इस तरह से आपको ड्राइव करके दिखा देना है। कहाँ से ड्राइव करके दिखाना है कि आपको सबसे पहले तो इफिशियंसी लेकर यहाँ से ले जाना, आपको इफिशियंसी से लेके जानी है। इफिशियंसी से लेके जाने के बाद उसका कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाना है, मैक्सिमम कंडीशन पर मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाना है, ये वाला इक्वेशंस दिखाना है। उसके बाद ये वाला कंडीशन दिखाना है कि शुड बी डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जो होता है इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो उसका सोल्यूशन करके जो हमारा कैलकुलेट आएगी वही हो गया हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये था हमारा एफिशिएंसी, ठीक है, ये था हमारा एफिशिएंसी। अब चलिए हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स इसका जो होता है ना, इसका जो न्यूमेरिकल्स है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझनी पड़ती है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन बनाते मैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लूँगा, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो देखिए एक न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें गिवन क्या है सबसे पहले देखता हूँ मैं, और उसको क्या निकालने की जरूरत है। गिवन क्या है, देखिए ये ट्रांसफार्मर इज रेटेड इतना केवी इतना रेटेड केवी मतलब ये आउटपुट पावर होगा, पी नॉट इजिकल हो गया, पी नॉट इजिकल क्या हो गया 1000 केवी है। देखिए यहाँ पे मैं पी नॉट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं एस नॉट लिखूंगा, एक्चुअली एस नॉट लिखूंगा, क्योंकि के बी है, पी हो गया हमारा। जब हमारा पी होता है, पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ना, पी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मतलब वाट में होता है ना, किलोवाट या वाट में होता है, सॉरी। लेकिन यह के बी है, के बी मतलब एस होता है, एस एक टर्म लेता हम लोग, है ना, उसको हम लोग के बी लेते हैं, ऐसा लिखेंगे, एस नॉट लिखेंगे, है ना। इसको एक्चुअली V2 इंटू I2 भी लिख सकता हूँ, V2 इंटू I2 भी लिख सकते हैं। ये मेरा V2 इंटू I2 का वैल्यू दिया हुआ है। एंड फुल लोडेड कॉपर लॉस, देखिए क्या अलग कॉपर लॉस PC मेरा दिया गया है 1200, ठीक है। और PI मतलब कोर लॉस मेरा दिया गया है, आयरन लॉस दिया गया मेरा 162 वाट, ये भी वाट में होगा, ठीक है। चलिए आप बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, द एफिशिएंसी एट फुल लोड विद यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखिए एफिशिएंसी हम लोग क्या जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं V2 I2 cos 2 cos थीटा 2, है ना, V2 I2 cos थीटा 2 प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI, ठीक है। ये आई फिर प्लस PI, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू कभी कभी दिया रहता है 1200, इसका वैल्यू 1200 दिया रहता है, ठीक है। I2 स्क्वायर इंटू RE2 इसका वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, दिया भी रहा है ना। फॉर
देखिए कंडीशन ये लोग क्या दिया है, इफिशिएंसी निकल रहा है फॉर क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन क्या है, फुल लोड, फॉर फुल लोड है ना, यूनिटी पावर फैक्टर, फॉर फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर है ना, फॉर फुल लोड ठीक है। देखिए फुल लोड, फॉर फुल लोड है ना, फुल लोड इज इक्वल टू क्या होगा, I2 हो जाएगा, हाँ, एंड एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर इसका मतलब cos थीटा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, लोड I2 को हम लोग लोड बोलते हैं, I2 को हम लोग लोड बोलते हैं, क्योंकि लोड टर्मिनल की तरफ जाता है, लोड बोलते हैं, लोड टर्मिनल में जाती है, इसलिए इसको लोड बोलते हैं। इसी को तो लेता है I2 को भी तो लेता है, कोई भी मशीन वगैरह कुछ भी चीज़ है तो ये इसको लोड बोलेंगे ना। अगर ये फुल लोड बोलेगा तो इसको सिंपल I2 लिखेंगे, अगर ये हाफ लोड बोलेगा तो क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा मैं, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ लोड दिया है, तब उस केस में मैं देखूंगा, तो मैं निकालता हूँ उस कंडीशन में, मैं निकालता हूँ जो कंडीशन वो लोग दिया उस कंडीशन में मैं निकालता हूँ उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, ठीक है। तो फॉर फुल लोड है ना, फुल लोड है तो V2 I2 मेरा दिया गया है 1000 kVA है, 100 kVA इनटू यूनिटी पावर फैक्टर 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू ये 1 प्लस यूनिटी पावर फैक्टर है तो I2 इजिकल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये सेम का सेम रहेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू मेरा दिया गया है कॉपर लॉसेस क्या वैल्यू 1200 दी गया है ना, कॉपर लॉसेस मेरा 1200 दिया गया है, 1200 प्लस 960, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर आती है, तो मेरा आंसर इसका आंसर आती है, इसका मेरा आंसर आती है, हाँ इसका मेरा आंसर आती है 0.9788। इसको मैं परसेंटेज में अगर लिखूँ 97.88%, ठीक है। ये मेरा एफिशिएंसी होगा फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट जो कंडीशन वो बोला उसके लिए मैं एफिशिएंसी निकाल लिया। चलिए सेकंड में मैं लिखता हूँ बी नंबर वो लोग क्या दिया है, बी नंबर क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी क्या बोलता है, द एफिशिएंसी हाफ लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर है ना। देखिए इसमें हाफ लोड दिया था, हाफ लोड मतलब मैं I2 को 2 ले लूँगा है, फॉर हाफ लोड है ना, जो I2 इसको मैं I2 ऐसे लिख सकता हूँ, I2 हाफ लोड है ना इजिकल टू मैं लिख सकते हैं इसका I2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड पावर फैक्टर cos थीटा 2, लोग cos थीटा 2 क्या दिया गया है 0.8 दिया गया है। चलिए मैं फॉर्मूला में उसको बताता हूँ। ठीक है, इसका कंडीशन दिया गया था फॉर हाफ लोड का, ये कंडीशन दिया गया था, ठीक है। हाफ लोड के केस में मैं क्या लिखा, I2 इजिकल टू मैं क्या लिख दूँ, I2 इजिकल टू मैं लिखूंगा I2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इफिशियंसी फॉर हाफ लोड केस है ना, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरा उस केस में, मैं यहाँ लिखूँगा V2 I2 हाफ फुल लोड, ठीक है, डिवाइड cos थीटा 2 हाफ फुल लोड, सेम में लिखूँगा V2 I2 हाफ फुल लोड cos थीटा 2 हाफ फुल लोड प्लस क्या था I2 हाफ फुल लोड स्क्वायर इंटू RE2 प्लस PI है ना था। देखिए I2 को मैं हाफ फुल लोड में तरह से लिख दिया, जैसे वो लोग बोला कि हाफ फुल लोड में आपको निकालनी है ना, तो हाफ फुल लोड के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 V2 I2 cos थीटा 2 हाफ फुल लोड, ठीक है। यहाँ पर भी हाफ V2 I2
cos थीटा 2 हाफ फुल लोड प्लस इस जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली 1/2 है इंटू स्क्वायर ऊपर में 1/4 हाफ I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI आएगा ना। चलिए अब सब का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। सब का वैल्यू अगर जब मैं पुट करूँगा तो मेरा इस तरफ का आएगा, ये कर दो हाफ इंटू 100 इंटू 0.8 उसका दिया है यूनिट पावर फैक्टर का, तो इसमें भी हाफ इंटू 100 इंटू 0.8 प्लस हाफ 1/4 इंटू इसका 1200 दिया था, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा 1200 दे दिया था, ये टोटल का वैल्यू मेरे को 1200 दे दिया था प्लस 960 दिया था उसका, ठीक है। इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ है ना, इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रही है, इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना हाफ लोड में हाफ फुल लोड में, तो इसका मेरा आंसर आ रही है 96.94%, ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अब सी में क्या बोला था, सी में क्या बोला, द एफिशिएंसी एट 70% फुल लोड है ना और इतना परसेंट पावर फैक्टर है ना। देखिए अब इसका क्या किया, वो पहले तो हाफ लोड दिया था, अब उसका लोड थोड़ा चेंज करके 75% कर दिया बोल रहा है ना। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है उसमें। तो सी फॉर 75% लोड एंड 0.75 पावर फैक्टर, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, मैं इसको I2 डैश ले लेता हूँ, I2 डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 75 है, मतलब इतना 100 डिवाइड बाई 100 इंटू I2, ये हो गया मेरा 75% लोड, इसको बोलते हैं हम लोग 75% लोड, ठीक है। कॉस थीटा मेरे दिया गया है। नाउ इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में बैठाता हूँ, बैठाता हूँ मैं भी 75 डिवाइड बाई 100 V2 हो गया, V2 इंटू I2 उसका दिया क्या दिया 100,000 दिया इंटू 0.75 ना, 0.7 दिया, 75 नहीं दिया, पावर फैक्टर जो दिया है वो 0.7 दिया, सॉरी ये 0.7 दिया है, ठीक है। तो 0.7 ये मेरा V2 I2 हो गया, ये जो आउटपुट पावर दिया था, ठीक है। और वो उसका फ्रैक्शन हो गया कितना लोड पूरा 70 डिवाइड इतना लोड पे बोल रहा है ना, ये पावर फैक्टर मेरा हो गया। सेम यहाँ पर भी सेम होगा, ये जो जितना भी लोड बोल रहा है वो लोड हुआ इंटू V2 इंटू I2 कितना था 1000 था 100 था इंटू पावर फैक्टर कितना 0.4 था, ठीक है 7 था, है ना। उसके बाद कोपर लॉस में क्या था, कोपर लॉस में क्या मेरा क्या था कि जो भी फ्रैक्शन देगा, जैसे उस टाइम 1/2 था उसका स्क्वायर हुआ था, तो इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, इंटू 1200, ठीक है दिया गया था वैल्यू इंटू 960, ठीक है। जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँगा तो मेरा वैल्यू आती है 96.78%, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब चलिए मैं देखता हूँ डी नंबर क्या बोला, द लोड KVA एट व्हिच मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर, द लोड एट KVA व्हिच द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर। इसका एक फॉर्मूला है, इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है D इज इक्वल टू डी में है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी बोलता है तो कौन सा पावर फैक्टर में, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा ना, वो कौन सा लोड हो जिसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, ठीक है। वो कौन सा लोड हो जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला आता है एसएम मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम KVA है ना। कब होगा, जब मैक्सिमम केस में कब होगा, जब फुल लोड, इसका ये वाला आता है फुल लोड PI बाई PC फुल लोड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम KVA हुआ, मैक्सिमम KVA इसी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसी को मेरे को फाइंड करने, इसका एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम KVA जो फुल लोड में हमको KVA दिया गया था, और उसका जो आयरन लॉस है डिवाइडेड उसका P जो कॉपर लॉस है अंडर स्क्वायर हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था हमारा,
फुल लोड कितना दिया हुआ था, इतना 100 दिया हुआ था, डिवाइड बाई 960 दिया हुआ था। कोर लॉस या आयरन लॉस या कॉपर लॉस कितना दिया था मेरा, 1200 दिया गया था। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर आते थे 89.44 kVA, 44 kVA, ठीक है, 44 kVA। चलिए ई नंबर में क्या बोला, ई नंबर में बोला फाइंड द मैक्सिमम इफिशिएंसी, आई थिंक क्या बोला, हाँ फाइंड द मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालने के लिए बोला। तो जो मैक्सिमम इफिशिएंसी का जो ई होगा फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर हो जाएगा एस एम cos थीटा टू एस एम cos थीटा टू, ठीक है, प्लस प्लस 2 pi। मैक्सिमम केस में हम लोग क्या देखे थे, सिंस, ठीक है, सिंस पी आई इज इक्वल टू पी सी फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी हम लोग देखे थे ना, पी आई इज इक्वल टू पी टू, मतलब जो आयरन लॉस होती है वो इज इक्वल टू कॉपर लॉस होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को वैल्यू पता है, वो लोग कॉस्ट टू का वैल्यू दिया गया, वो लोग कॉस्ट टू का वैल्यू दिया है, एस एम का वैल्यू मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ से मिला है 89.44। ये फॉर्मूला तो थोड़ा याद रख लीजिएगा। ये वो लोग दिया 85, वो लोग कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया था 85.44 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस 2 इंटू 960। इसका जो कैलकुलेट हुआ था उसका आंसर आया था 97.53%, ठीक है। ये था हमारा एक क्वेश्चन था जो हमारा फ्रीक्वेंसी या सॉरी जो हमारा इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड था, इफिशिएंसी पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एफिशिएंसी भी बेस्ड था। इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐसे चीज कर दे जिसमें सब टर्म मुझे मिल जाए, मतलब सब चीज मेरे को मिल जाए। तो मेरे को मिला, मतलब लोड चेंज करके मैं देखा उसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका सिलेबस में, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। चलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है मैं उसको देखता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया था, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। सेम है, ओरो इजी है ये, वो तो टफ था, तो ये तो ओरो इजी है। देखिए क्या है, तो फॉर्मूला क्या दिया है इसमें, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इतना के बी 100 की बी, मतलब मेरे को दे दिया, क्या दे दिया, गिवन में लिखता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ, मेरे को एस दे दिया, एस फुल लोड दे दिया, या फिर के मतलब भी इंटू आई टू दे दिया, भी इंटू आई टू दे दिया, कितना दिया 100 के बी, 100 के बी दे दिया, ठीक है। और क्या दिया है, इफिशिएंसी दिया है फुल लोड, हाँ फुल लोड इफिशिएंसी दे दिया है, फुल लोड इफिशिएंसी दे दिया 98%, ठीक है, 98%। एंड आपको क्या दे दिया है, यूनिटी पावर फैक्टर में दे दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फुल लोड इज इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। और क्या दिया है, और एक कंडीशन दिया आपका, हाँ और एक कंडीशन दिया है, जब कुछ हाफ लोड, हाँ हाफ लोड भी दिया, मतलब इफिशिएंसी हाफ लोड दिया है कितना, 96% दिया है हाफ लोड। और आपका जो पावर फैक्टर दिया है कॉस थीटा टू हाफ लोड में, हाफ फुल लोड में, ऐसे कितना दिया 0.8 दिया। तो फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा, पी आई फाइंड करने के लिए बोल रहा, एंड पीसी फाइंड करने, मतलब दो लॉसेस जो है आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, उसको फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखता हूँ, फॉर फुल लोड कंडीशन में क्या दिया है, एंड एज फुल लोड, इसमें क्या दिया है, V2 I2 cos थीटा टू सॉरी V2 I2 cos थीटा टू प्लस PI प्लस PC, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V2 I2 इक्वल टू कितना 100, पावर फैक्टर फुल लोड में कितना दिया है मेरे को 100 इंटू 1 प्लस PI और PC मेरे को पता नहीं, ठीक है, PI एंड PC को मेरे को पता नहीं है। इजिकल टू क्या दिया है, एफिशिएंसी क्या दिया है 96%, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन कितना आएगा, P1
पी आई प्लस पी सी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी सी इज इक्वल टू 2.04। ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड केस में, सेकंड केस क्या दिया वो लोग, सेकंड केस क्या दिया, हाफ फुल लोड दिया एंड हाफ फुल लोड है ना। उस केस में क्या दिया है, V2 I2 हाफ फुल लोड cos थीटा हाफ फुल लोड V2 I2 हाफ फुल लोड cos थीटा 2 हाफ फुल लोड प्लस यहाँ पर कोर लॉस कॉपर लॉस जो था उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/4 इंटू पी सी। ठीक है, हाफ फुल लोड के पास केस में 1/4 हो जाएगा इंटू पी आई। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन में मैं बताया था कैसे हुआ, मतलब आई स्क्वायर होता है, उसको अगर हाफ करेंगे, अगर आई स्क्वायर को आई को अगर हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इधर चल जाएगा, हाफ 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 का स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस केस में वो लोग क्या क्या दिया है, इस केस में क्या दिया है कि हाफ बोल रहा, मतलब 1/2 इंटू 100 और वो पावर फैक्टर क्या दिया 0.8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखूँ मैं हाफ 100 1.8 इंटू 1/4 पी सी प्लस पी आई। ठीक है, इजिकल टू कितना परसेंट दिया लोग, इजिकल टू कितना परसेंट दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इजिकल टू कितना परसेंट 96% है, हाँ 96% दिया डिवाइड बाई 1000। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा एक आंसर आएगा, मेरा एक इक्वेशन आएगा, मैं इक्वेशन कैलकुलेट करके रखा हूँ। इक्वेशन मेरा इस तरह से आएगा, पी सी प्लस है ना 4 पी आई इज इक्वल टू मेरा आ जाएगी 6.66। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को पी दोनों निकल जाएगा। Now solve. Now solving equation 1 and 2. Equation 1 and 2. Equation 1 and 2 है ना, we get जब मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब सोल्यूशन करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है P1 इजिकल टू आ जाती है मेरा PI इजिकल टू आ जाता है मेरा PI इजिकल टू मेरा आ जाता है 1.54 है ना वट एंड P2 जो मेरा आती है PC मेरा जो आती है वो आती है मेरा 0.5 वाट। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा रिजल्ट आ गया जो आपका प्रीवियस सिलेबस में बनाया, मतलब प्रीवियस आपका क्वेश्चन में आया था। मैं देखिए ये सब थोड़ा टाइम का कमी था इसलिए मैं उसका कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिएगा आपका आंसर यही सब आएगा। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपका था आई थिंक 7 की 8 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था, छोटा सा एकदम कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी था ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक क्वेश्चन में रख दिया नीचे, एक क्वेश्चन में नीचे रख दिया, वो टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए आप लोग उसको बना लीजिए, वो बनेगा क्वेश्चन ऐसा ही सेम, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बना लीजिएगा है ना। इतना केवी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दे दिया गया है ऑन सर्किट फॉर कंज्यूम्ड इतना शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जो दे दिया ना ओपन सर्किट, ये जो दे दिया था वाट जो दिया है ओपन सर्किट मतलब ये कॉपर लॉस, कोर लॉस हो गया, एक कॉपर लॉस हो गया है ना, जब फुल लोड हुआ एक कॉपर लॉस हो गया, एक कॉपर लॉस को एक कोर लॉस, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द फुल लोड एंड हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, ये आपका पीसी जो हो गया, ये थोड़ा पीसी जो हो गया हमारा, पीसी जो हो गया वो हमारा 1200 हो गया ना, एंड ओपन सर्किट जो होता है उसमें हमको पीआई मिलता है, करंट पीआई मिलता है ना, वो हो गया हमारा 1300 वाट। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, हाफ लोड पे, फुल लोड पे एंड
हाफ लोड पे, हाफ फुल लोड पे, ठीक है। दोनों डायरेक्टली फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए ये था हमारा एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, हम लोग देखे उसको, ठीक है। उसको मैक्सिमम कंडीशन ऑफ एफिशिएंसी भी देखे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आती है, इससे क्वेश्चन आ भी सकती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर हो सकता है ड्राइव भी करने दे दे, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मतलब सेकंड लेक्चर, और ऑलमोस्ट सेकंड सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगर कुछ रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्क्राइब करूँगा, मतलब डिस्कस करूँगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्लास होगा आपका वो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक। चलिए थोड़ा सा जब भी वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप अपना नोट्स बना लीजिए, अपना नोट्स बना के आप समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या मैं लिखा हूँ, आपको समझ में इजीली आएगी। आप नोट्स सबसे पहले नोट्स बनाइए, नोट्स जैसे आप बनाते जाएंगे तो आपको रिकॉल होते जाएगी, मतलब आपको रिवाइज होते जाएगी, है ना। उसके बाद आप इजीली आप क्वेश्चन आंसर मतलब एग्जाम हॉल में जाके आंसर आप लिख सकते हो उसका, ऐसा, ठीक है। और मैं मैक्सिमम जितना भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जितना भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आता जो मेरे को मिली थी उसको मैं सब कवर किया। मेरे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखने के लिए इसको नो लोड पे लेते हैं। नो लोड पे लेने से क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लोडेड ले लेते तो ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको नो लोड पे लेके हम लोग इसको समझेंगे, इसका क्या इक्विवेलेंट सर्किट में इसका क्या क्या रहती है ना। और इसी रेफरेंस से लेके हम लोग एक फेजर